नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में एक सर्वे आया है। वैसे तो इस बार सर्वे कंपनियां सर्वे करने में डर रही हैं। कुछ दिन पहले एक सी वोटर का सर्वे आया था, तो उस पर मैंने अपना जो विश्लेषण था वो आप लोगों को दिया था। उस सर्वे में जो पॉजिटिव वोट है वो किसके पक्ष में जा रहा है, इसके आधार पर मैंने आपसे कहा था कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में कम से कम 3% और अधिकतम 5% तक का वोट शेयर में डिफरेंस हो सकता है। अब जो नया सर्वे आया है अभी 2 दिन पहले, वो आया है मैट्राइस का। मैट्राइस का कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति को 47% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 41%, यानी कि वो जो डिफरेंस बता रहे हैं वो 6% का बता रहे हैं। हालांकि मैं उनके डिफरेंस से तो कुछ हद तक सहमत हूं कि हो सकता है 6% का डिफरेंस आ जाए, हालांकि बहुत कठिन है ये। लेकिन जो वोट शेयर वो बता रहे हैं 47 और 41, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये चुनाव मोस्टली बाइपोलर है, और विधानसभा के चुनाव जहां भी बाइपोलर होते हैं वहां आमतौर पर 80% के आसपास जो वोट शेयर होता है वो दो पार्टियों में डिवाइड हो जाता है, और अराउंड 20% जो वोट शेयर होता है वो जो वहां बाकी कैंडिडेट खड़े होते हैं, कोई निर्दलीय होता है, कोई किसी छोटे दल से होता है, कोई क्षेत्रीय दल से होता है। क्षेत्रीय दल मतलब जो वहां पे बिल्कुल आंचलिक होते हैं, 4 जिले 5 जिले की पार्टियां, 1 जिले की पार्टी, इस तरह के कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी पार्टियों में लंबे समय तक कार्यरत रहे होते हैं, टिकट की आस लगाए होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलती और वो विद्रोही प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं विधानसभा में, चूंकि लोकसभा की अपेक्षा विधानसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो जाता है। और महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है लगभग 6 विधानसभा पे एक लोकसभा बनती है। अगर 6 नहीं होगा तो 5 से कम भी नहीं होगा। यूपी में तो लगभग 5 का एवरेज रहता है, तो 5 से कम भी नहीं होगा। हाँ, 48 से 5 मान लीजिए, 5 विधानसभा पे लगभग एक लोकसभा बनता है। तो यानी कि लगभग 20% रह जाता है लोकसभा का। तो वहां पे लोगों की आकांक्षाएं भी होती हैं, ज्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कि दो पार्टियों के बीच में 90% के आसपास वोट बढ़ जाए। तो ये थोड़ा मुझे कम समझ आ रहा है, 47 और 41। अब मैट्राइज ने अपने सर्वे में बताया है कि महायुति को पूरे महाराष्ट्र में 145 से 165 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। अगर आप इसका मध्यांक निकाल लें तो लगभग 155 सीट महायुति के हिस्से आ सकती हैं, और एमवीए के हिस्से में 106 से 126, यानी कि मध्यांक अगर आप निकालेंगे तो 116 के आसपास सीट उनको मिल सकती है। अब उन्होंने उसका क्षेत्रवार भी विवरण दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र को 6 हिस्सों में बांट के उन्होंने बताया है। तो उनका कहना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र जहां पर 70 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसमें से 31 से लेकर 38, यानी कि एवरेज अगर आप निकालें तो 35 का करीब बैठता है जाकर के, यानी 35 सीटें करीब ले जाएगी महायुति, और 31 सीटों के आसपास वहां पर मिलेगा एमवीए को, और जो बाकी सीटें होंगी वो कुछ और दल या निर्दलीय उनको मिल सकती हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह कि पश्चिम महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहां पर शरद पवार का प्रभाव ठीक ठाक है। पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर शरद पवार का प्रभाव ठीक ठाक है। और उस ठीक ठाक प्रभाव वाले क्षेत्र में भी मैट्राइज के हिसाब से आधी सीटें वो महायुति के पक्ष में जा रही हैं, और आधे से कम सीटें जो है वो एमवीए के पक्ष में जाने की संभावना है। विदर्भ की बात कर लेते हैं, तो विदर्भ को कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, और रहा है, माना ही जग नहीं जाता रहा कि कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है विदर्भ। वहां पर 62 सीट्स हैं, और उन 62 सीट्स में से भी वहां 35 सीटें
महायुति के पक्ष में जाने की संभावना बताई गई है, जबकि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 24 सीटें जाने की संभावना बताई गई। तो इसका मतलब ये है कि एमवीए में कांग्रेस जो है वो एक कमजोर खिलाड़ी साबित हो रहा है। फिर आप आ जाइए मराठवाड़ा में। तो मराठवाड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस भी मजबूत रही है और एनसीपी भी मजबूत रही है, और मराठवाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर मराठा के नाम पर शिवसेना भी मजबूत रही है। तो अगर यहां पर आप बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो कांग्रेस, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, ये तीनों मिलकर के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो 46 में से 22 सीटें, 20 से 24 उन्होंने बताया, तो एवरेज 22 का लगभग आता है। तो 22 सीटें जो है वो एमवीए के हिस्से में जाने की संभावना है, जबकि महायुति के पक्ष में लगभग 21 सीटें जाने की संभावना बताई गई। यानी कि मुकाबला यहां पर बिल्कुल नेक टू नेक है मराठवाड़ा में। अगर मराठवाड़ा में शिंदे मजबूत चुनाव लड़ते हैं, और इनके हिसाब से लग रहा है, क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का मजबूत क्षेत्र नहीं रहा है, तो अगर वहां पर महायुति को अच्छी सीटें मिलने की संभावना है, लगभग बराबर की टक्कर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि शिंदे वहां पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में अजित पवार भी हो सकता है कि कुछ सीटें वहां पर निकालने की स्थिति में हो। ठाणे और कोंकण, ये क्षेत्र हमेशा मजबूत रहा है बीजेपी का, और शिवसेना का भी बहुत मजबूत क्षेत्र रहा है। तो यहां पर जो है बीजेपी और शिवसेना, शिंदे मिल करके लगभग 23 से 25 सीट, यानी कि मोटा मोटा 24 सीट निकालने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं 39 में से। जबकि जो एमवीए है उसको केवल 10 से 11 सीटें मिलने की संभावना है, तो मैक्स 11 आप लेकर के चल सकते हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में भी महायुति ज्यादा मजबूत है, 36 में से 24 सीटें जीतने की उसकी संभावना बन रही है, जबकि एमवीए की संभावना केवल 12 से 10 से 13, यानी कि अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो 12 से वैसे तो नीचे रहता है, लेकिन आप 12 सीट मान करके चलिए कि 12 सीट जो है उनको मिलने की संभावना है। और उत्तर महाराष्ट्र, जो कि मैंने आपको बताया कि शरद पवार का मजबूत क्षेत्र रहा है, तो वहां पर 14 से 16 सीटें मिलने की संभावना है महायुति को 35 में से, और 16 से 19 सीट मिलने की संभावना है महाविकास अघाड़ी को, यानी कि 18 आप मैक्सिमम ले सकते हैं एवरेज में। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक आप क्षेत्र छोड़ दीजिए उत्तर महाराष्ट्र का, तो उसके अलावा सभी जगह पर एमबीए महायुति बढ़त लेने की स्थिति में है, यद्यपि मराठवाड़ा में दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। तो ये स्थिति यदि बनती है तो एमवीए की वापसी एक बार फिर से तय है। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब मुझको ये लगता है कि अजित पवार जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें एमवीए को ये मानकर महायुति को ये मानकर चलना चाहिए कि वो 288 सीटों के बजाय 235 सीटों पर चुनाव लड़ा है। जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया है कि जिन क्षेत्रों में उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिन सीटों पर, वहां पर वो ना तो प्रधानमंत्री की रैली कराएंगे, ना गृह मंत्री की रैली कराएंगे, ना यूपी के मुख्यमंत्री की रैली कराएंगे, और ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रैली कराएंगे। यानी कि अगर 5 बड़े नेताओं का नाम लिया जाए जो महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की तरफ से बड़े इन्फ्लुएंसर साबित हो सकते हैं, तो उनमें उन 5 में से 4 को अजित पवार ने किनारे कर दिया है। अब उनका केवल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया है, तो शायद वो फडणवीस की रैली करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट फडणवीस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उससे भी पीछे हट जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि महायुति को ये मानकर चलना चाहिए कि वो 235 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बात उनके लिए बहुत खतरनाक है। 235 सीटों पर चुनाव लड़कर 144 सीटें लाना बहुत कठिन है, और मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों को कम से कम 70% का स्ट्राइक रेट निकालना होगा, जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत कठिन है किसी भी पार्टी के लिए। देखते हैं
23 को रिजल्ट आएंगे, क्या होता है। लेकिन अभी की स्थिति कम से कम मेरी निगाह में महायुति के लिए कठिन है सत्ता में लौटने के लिए। जीतने वाली बात अलग है, चुनाव जीत गए वो एक अलग चीज है, सत्ता में लौटेंगे उस स्थिति में मुझे थोड़ा मसला कठिन लग रहा है। क्योंकि अगर अजित पवार की सीटें 20 से 25 भी आती हैं और उस स्थिति में ये किसी तरह से बहुमत के आसपास पहुंचते हैं महायुति वाले, तो फिर इनके लिए सरकार फॉर्म करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।